Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Today is 4th January 2024 and like every day, मैं हूं आपके साथ कुछ करंट अफेयर्स टॉपिक्स लेकर. These topics are very important as per the syllabus prescribed by UPSC and various other examination. So without wasting time, let's come to the topic. रिसेंटली यूक्रेन एयरफोर्स स्पोक्सपर्सन ने ये रिवील किया है कि उनके कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम रशिया के KH-22 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार गिराने में कैपेबल नहीं है. नाउ सम इंफॉर्मेशन अबाउट KH-22 मिसाइल. सबसे पहली बात कि ये एक सोवियत एरा लॉन्ग रेंज एयरबोर्न सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. सुपरसोनिक क्योंकि इसका मैक्सिमम स्पीड करीब 4.6 मैक के करीब होता है और इसकी फ्लाइट सीलिंग 10 टू 14 किलोमीटर की हाइट पर होती है. ऑपरेशनल रेंज 500 टू 600 किलोमीटर होता है. तो जिस कारण से ये मिसाइल बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो जाता है. हाईली एक्सप्लोजिव फ्रैगमेंटिंग कुमुलेटिव वार हेड इसके पास रहता है. और ये कुछ इस तरह से इसका एक इमेजिनेटिव पिक्चर है, जो समझ लो कि इसका एक स्केच है. ओके, तो ये 1960s में डेवलप किया गया था, स्पेसिफिकली डिजाइन टू बी लॉन्च फ्रॉम ट्यूपोलेव 22 बॉम्बर्स. तो ये प्लेन हुआ करता था रशिया के पास, परहैप्स अभी भी हुआ करता है. लेटर बोथ द मिसाइल्स एंड द एयरक्राफ्ट वर मॉडर्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड KH-22 स्पेशल एयर टू सरफेस मिसाइल कॉम्प्लेक्स. तो आज की डेट में ये ट्यूपोलेव जो है ये भी अभी मॉडर्नाइज होकर के एक अच्छा एयरक्राफ्ट हो चुका है. और KH-22 भी एक सुपरसोनिक मिसाइल तो आपको पता ही है, 1000 किलोग्राम का वार हेड लेकर ये जा सकता है 4000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से. और ये सब स्पेसिफिकेशन इसके पास 1970s से ही है. और रेंज इसका 500 टू 600 किलोमीटर है. टोटल वेट 5820 किलोमीटर्स है. और माना जाता है कि रशिया के पास इस तरह का 3000 सच मिसाइल्स हैं. और जब रशिया कोलैप्स कर गया था तो कुछ मिसाइल्स यूक्रेन के भी पास रह गए थे, अबाउट 200 टू 300 कुछ मिसाइल्स यूक्रेन के पास रह गए थे. हाउएवर सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1991 यूक्रेन गेव अप इट्स न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक एविएशन आर्सेनल. तो वो वापस रशिया को दे दिया गया था. लेकिन 2000 में वो टाइम था, 2000 वो साल था जब यूक्रेन ने 386 KH-22 मिसाइल्स रशिया को वापस किए थे एज एन इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट द गैस डेट. तो गैस सप्लाई किया था रशिया ने यूक्रेन को और उसका कर्ज बढ़ गया था यूक्रेन के ऊपर. तो उस कर्ज को चुकाने के लिए यूक्रेन ने वो पहले से पड़े 386 K-22 मिसाइल्स उसने रशिया को वापस कर दिए थे. पता नहीं, शायद वही मिसाइल आज यूक्रेन के ऊपर फिर से गिर रहा है. और यूक्रेन के एयरफोर्स स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि उनका कंट्री का एयर डिफेंस यूनिट कैपेबल नहीं है KH-22 को डिटर करने में. सो दिस वाज द न्यूज. आई होप यू लाइक्ड इट. रिसेंटली इंडियन पेंगोलिन वाज इन न्यूज क्योंकि पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक पेंगोलिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि द मैमल्स आर स्टार्टेड टू ब्रीड देयर. सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पेंगोलिन्स. Pangolins, also known as scaly ant eaters. Normally it feeds on ants, so it is called ant eaters. इसके ऊपर स्केल्स होता है, दैट्स वाई इट्स नेम इज स्केली एंट ईटर्स. तो स्केल्स होता है इस तरह से, ये जो आप देख रहे हैं लेयर बॉडी के ऊपर इसका बहुत ही हार्ड शेल की तरह एक स्केल होता है जो केराटिन का बना होता है. ठीक है, तो लार्ज केराटिन स्केल्स कवरिंग देयर स्किन. और कहा जाता है कि पूरे दुनिया में ये ओनली मैमल है जिसके बॉडी पर स्केल्स होता है केराटिन का. इसके अलावा कभी भी देखो रेप्टाइल्स में इस तरह का स्केल दिखना हो सकता है कि एक नॉर्मल बात हो, लेकिन ये जो पेंगोलिन है ये वनली मैमल है जिसके बॉडी पर स्केल्स होता है. और इसके पूरी दुनिया में 8 स्पेसीज पाए जाते हैं, 4 इन एशिया एंड 4 इन अफ्रीका. और एशिया में जो 4 पाए जाते हैं उसमें से 2 इंडिया में पाए जाते हैं. वन इज इंडियन पेंगोलिन एंड अदर इज चाइनीज पेंगोलिन. तो इंडियन पेंगोलिन का साइंटिफिक नेम है मैनिस crassicaudata. The scientific name for Chinese pangolin is Manis pentada, Manis pentadactyla. I'm sorry if I can't pronounce it well. So come to the next points. About Indian pangolin अगर हम देखें तो इन्हें थिक टेल्ड पेंगोलिन भी कहा जाता है, बिकॉज अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड जो पेंगोलिन पाए जाते हैं उनके जो पूंछ होते हैं इतने मोटे नहीं होते जितने इंडियन पेंगोलिन के होते हैं. नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल,
श्रीलंका एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बेसिकली ये साउथ ऑफ हिमालयाज पाए जाते हैं और इसका ट्रैफिकिंग बहुत अधिक होता है। लोग इसे चोरी छिपे बेचना, बहुत ज़्यादा ट्रेड इसका होता है। हालांकि ये इंटरनेशनल बैन भी है इसके ऊपर, क्योंकि IUCN रेड लिस्ट में से इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके किसी भी तरह का ट्रैफिकिंग या फिर ट्रेड पर पूरी तरह से बैन है। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में रखा गया है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। अगर इसको किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो अपने सेल्फ डिफेंस में ये अपने आप को बॉल बना लेता है, पूरे अपने आप को घेर लेता है और इसका जो हार्ड स्केली कवर होता है वो इसे प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ एन इंसेक्टिवोर, ये इंसेक्ट्स को खाता है, नॉर्मली ईट्स को, एंट्स को खाता है, चींटियों को बहुत ज़्यादा खाता है। टर्माइट्स यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जैसे खटमल वगैरह, तो उनको ये खाता है। और ये नॉकटर्नल होते हैं, ये अपने बरोज में, बिल में दिन भर रेस्ट करते हैं और रात में निकलते हैं। और लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं इनके बॉडी पर, जो इनका आर्मर यानी कि सुरक्षा कवच होता है। 13 रोज ऑफ मूवेबल शार्प स्केल्स इंडियन पेंगोलिन्स के बॉडी पर दिखते हैं। और इनका जो पेंगोलिन का जो कलर होता है ना स्केल का, वो सराउंडिंग्स के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है, जो कि उनको अच्छा कैमोफ्लॉज भी प्रोवाइड कर देता है। हैबिटेट की बात करें तो ये डेजर्ट रीजन के लिए अडेप्टेड है, लेकिन फिर भी ये हिली एरियाज में भी पाए जाते हैं। इवन 2500 फीट एबव द सी लेवल भी ये पाए जाते हैं। They have also been shown to survive in various types of tropical forests, open land, grasslands, and close proximity to villages. So this was something about pangolins. अब आइए थोड़ा सा मैप में हम देख लेते हैं कि ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व यहाँ पर आप देख रहे हैं, और पेंच टाइगर रिजर्व का लोकेशन आप यहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। तो पेंच टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दोनों ही मध्य प्रदेश में सिचुएटेड हैं। और टाइगर कंजर्वेशन में दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडिया में, और बहुत फेमस है दोनों टाइगर रिजर्वेशन के फील्ड में। सो दिस वाज द न्यूज अबाउट इंडियन पेंगोलिन। रिसेंटली मुंबई में एक 2 मंथ ओल्ड गर्ल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है बिकॉज शी वाज सफरिंग फ्रॉम बबल बेबी सिंड्रोम। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी बबल बेबी सिंड्रोम, बिकॉज ये एक रेयर डिजीज है। सो रेयर डिजीज के कारण बहुत सारी बातें हमने देखी हैं, हाल ही में बहुत सारे डिजीज हमने पढ़े हैं, तो ये भी उनमें से एक है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो बबल बेबी सिंड्रोम का मेडिकल नेम होता है सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID, वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स विद द इम्यून सिस्टम। तो ये एक प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी टाइप का डिजीज है। इस डिजीज को लिविंग इन द बबल सिंड्रोम भी कहा जाता है, बिकॉज नॉर्मल इन्वायरमेंट में कोई भी बच्ची अगर इस डिजीज के साथ जी रही है तो कहा जाता है कि ये बहुत ही फैटल है। जिस तरह से बबल कभी भी ब्लास्ट कर जाता है, उसका कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि बबल कब खत्म हो जाएगा, तो कहा जाता है कि इस डिजीज के साथ जी रहा बच्चा भी, यही समझ लीजिए कि लिविंग इन द बबल है, वो कभी भी फट सकता है और उस बच्चे की जान जा सकती है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन SCID? तो SCID ये जो डिजीज है, बबल डिजीज, इसमें आखिर होता क्या है? तो बेबी बॉडी से ही बात करना है हमें। तो एक डेवलपिंग बेबी बॉडी में जो उसका बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो जहाँ स्टेम सेल्स होते हैं, वहीं से उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। और ये पूरा का पूरा डिजीज जो है, ये सीधे इम्यूनो डिफिशियंसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इम्यूनिटी पे बात कर रहे हैं। स्टेम सेल्स हर तरह का ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। हमारा जो भी सेल है जनरली वो स्टेम सेल से ही बना हुआ है। तो स्टेम सेल से 3 ब्लड सेल्स बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो हमें यहाँ वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करना है, बिकॉज इट इज़ द वन विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि इम्यूनिटी का पूरा जिम्मेदारी वाइट ब्लड सेल्स का ही होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स में एक्चुअली होता क्या है, लिम्फोसाइट्स होता है। बहुत सारे प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है बी सेल्स, एक होता है टी सेल्स। और टी सेल का काम है कि जो भी इन्वेडर आया है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, उसे किल कर देना, ये काम किसका है, टी सेल्स का। और बी सेल्स का काम है, जो भी टी सेल्स ने किया, जो भी इन्वेडर आए थे और जिस भी तरह से टी सेल ने उसे मारा, वो सारे डाटा को एक जगह इकट्ठा करके उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बना लेना, ताकि वो इन्वेडर दोबारा आए तो ये एंटीबॉडी ही उसे किल कर दे
और टी सेल को ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़े दोबारा। तो ये काम है डब्ल्यूबीसी का। यही कारण है कि जब आदमी को जो इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ने लगता है तो डब्ल्यूबीसी काउंट उसका बहुत अधिक बढ़ जाता है। इवन 14,000 एक्चुअली क्या होता है, 11,000 नॉर्मल होता है। 11,000 डब्ल्यूबीसी पर मिलीग्राम या ऐसे कुछ होता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है तो इसकी नंबर बढ़ जाती है, बिकॉज इन्फेक्शन से लड़ने में डब्ल्यूबीसी का ही काम होता है। तो एससीआईडी इज अ कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। जिस किसी भी बच्चे को एससीआईडी हो जाएगा ना, उसका ये बी सेल और ये टी सेल दोनों बनना बंद हो जाता है, या फिर दोनों बहुत ही कमज़ोर होता है, कम मात्रा में होता है। और ये सब कुछ होता है बोन मैरो के ही प्रॉब्लम से। ये तो जेनेटिक होता है। तो बोन मैरो में अगर जो डिफरेंट ब्लड सेल्स बन रहे हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स में अगर लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे हैं ठीक से, तो दोनों ही फंक्शन, जो टी सेल का फंक्शन है और बी सेल का फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। और फाइनली लिम्फोसाइट्स डोंट वर्क प्रॉपरली। और चूंकि इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, तो जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई है, उनसे लड़ना बॉडी के लिए नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता है, नहीं लड़ पाता है बॉडी फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। और तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि लिविंग इन द बबल, कभी भी इन्फेक्शन होगा, बॉडी नहीं लड़ पाएगा और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर उसे ट्रीटमेंट ना दिया जाए ना, विदाउट ट्रीटमेंट बेबीज आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव पास्ट देयर फर्स्ट बर्थडे तक भी वो नहीं बना पाएगा वो बच्चा। इसमें बच्चा जो जन्म लेता है, सिम्टम्स इसका क्या है, बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म के समय हेल्दी अपीयर करेगा, लेकिन प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होगा। फेलियर टू थ्राइव, क्रॉनिक डायरिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने लगेंगे, ओरल थ्रश या अदर बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं, जो कि सीरियस होते हैं एंड हार्ड टू ट्रीट होता है। और इसका कॉमन ट्रीटमेंट यही होता है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाए, कॉल्ड ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो ही जाकर के उस बच्चे की जान बच पाती है, वो बच्चा ठीक हो पाता है। और काउजेज की बात करो तो इनहेरिटेड म्यूटेशंस इन वन और मोर देन डिफरेंट जीन्स कॉल्ड एससीआईडी। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को ये पास ऑन करते हैं, या तो ओनली वन फादर या मदर, या फिर दोनों अपने बच्चों को ये पास कर देते हैं। जेनेटिकली बात हो रही है ये। So this was about bubble baby syndrome. I hope you have got a lot of information on this topic. Agreement on the prohibition of attack against nuclear installations and facilities. ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। 1988 दिसंबर 31 ये साइन किया गया था, और ये जनवरी 27 1991 में ये इफ़ेक्ट में आया था। आखिर क्या है इस एग्रीमेंट में? तो देखो, हर साल जब साल की शुरुआत होती है 1 जनवरी के दिन, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अपने अपने देश में जितने भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, चाहे वो रिसर्च रिएक्टर्स हो, फ्यूल फैब्रिकेशन हो, जहाँ पर कि यूरेनियम या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट जहाँ पर है, आइसोटॉप सेपरेशन प्लांट है, रीप्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, कुछ भी इस तरह का न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड कोई भी एक सेंटर है, तो उसका एक लिस्ट वो पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा, और पाकिस्तान अपने देश में ऐसे सारी चीज़ों का लिस्ट इंडिया के साथ शेयर करता है। तो इस तरह से दोनों ही कंट्री एक दूसरे के साथ सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ताकि दोनों के ऊपर एक जवाबदेही हो। और अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री के किसी भी तरह के इंस्टॉलेशंस या फैसिलिटीज़ पर हमला करता है, तो उसे ये पता रहे कि सामने वाले कंट्री के पास हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है, वो भी अटैक कर सकता है। तो ये आपसी एक समझ लो कि म्यूचुअल पीस का ये एक तरीका था। क्योंकि हुआ ये था, 1986 में इंडियन आर्मी कैरीड आउट अ मैसिव एक्सरसाइज ब्रास टैक्स, रेजिंग फियर्स ऑफ एन अटैक ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तो कुछ इंटेलिजेंस के द्वारा या फिर कुछ कारणों से हमें ऐसा पता चला था कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक करने वाला है, या किसी तरह का अटैक करने वाला है। देखो, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट ही कहीं पर है, अगर वहाँ पर सिंपल बॉम्ब से भी अटैक हो जाए और ये अगर ब्लास्ट कर जाए, तो वो किसी भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, उससे भी बहुत बड़ा ये एक्सप्लोजन यहाँ हो सकता है, उससे भी बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन यहाँ आ सकती है। यही समझ लो कि एक डिजास्टर कर सकता है वो। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए हमने यही रास्ता निकाला कि
दोनों देशों के बीच में पहले तो नेगोशिएशन हुआ और फाइनली एक ट्रीटी साइन होता है 31 दिसंबर 1988 में। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो टू एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के बीच में ये ट्रीटी साइन होता है, और उसके बाद से हम 1 जनवरी को हर साल एक दूसरे के साथ जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और इंस्टॉलेशंस हैं उनके लिस्ट एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं। डिजर्ट साइक्लोन, रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज because it is a joint military exercise between India and the UAE. It will be held from January 2 to January 15 in Mahajan, Rajasthan. ये एक इनॉग्यूरल एडिशन है, हो सकता है इसके बाद एनुअली या बाई एनुअली इंडिया और यूएई के बीच में ये होता रहे। फिलहाल तो ये इंडिया में हो रहा है, राजस्थान के महाजन में। एंड दिस एक्सरसाइज एम्स टू इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी बाय लर्निंग एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन अर्बन ऑपरेशंस, और इसे एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन की तरह माना जाता है इन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई। अगर इंडिया यूएई की बात करें तो हाल ही में INS विशाखापत्तनम and INS Tirkand participated in bilateral exercise Jayad Talwar with the UAE to enhance interoperability and synergy between the two navies। तो याद रखना, दोनों नेवीज के बीच में जो एक्सरसाइज हुआ है, बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ है, उसका नाम है जायद तलवार। और दोनों मिलिट्री के बीच में जो एक्सरसाइज होने जा रहा है 2 जनवरी टू जनवरी 15, इट इज कॉल्ड डिजर्ट साइक्लोन। ओके, डिजर्ट साइक्लोन जायद तलवार। And in addition to that, India has also been a regular participant at the biennial International Defense Exhibition IDEX in Abu Dhabi। तो आबू धाबी में हर 2 वर्षों पर एक इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन होता है जिसमें कि इंडिया एक रेगुलर पार्टिसिपेंट रहता है। फर्स्ट इवर इंडिया यूएई ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज टुक प्लेस इन सितंबर 2008 एट द अल दफरा बेस इन आबू धाबी। और इंडिया और आबू धाबी के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो 1972 से ही बहुत ही स्ट्रांग बने हुए हैं, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है विद द पासिंग टाइम द रिलेशन इज गेटिंग मोर स्ट्रांगर। सो दिस वाज द टॉपिक कॉल्ड डिजर्ट साइक्लोन। तो डिजर्ट साइक्लोन जब भी याद करो तो आप जायद तलवार भी याद रखना। रिसेंटली ESCR पोर्टल वाज इन न्यूज। एक्चुअली ये जो ESCR पोर्टल है ये सुप्रीम कोर्ट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ये मॉन्यूमेंटल प्रोजेक्ट चालू किया था, जिसमें उसका लक्ष्य है टू प्रोवाइड द डिजिटल वर्जन ऑफ द अपेक्स कोर्ट्स जजमेंट। और सुप्रीम कोर्ट के अब तक में इम्पॉर्टेंट 36,000 जजमेंट हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि वो इंडिया के शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज में उसे ट्रांसलेट कर जो कॉमन पीपल हैं उनको एक पोर्टल पर प्रोवाइड कर देगा फ्री। ओके, कोई भी लॉ का स्टूडेंट, लॉयर या फिर कॉमन पीपल जाकर इस पोर्टल पर बहुत ही इजीली इतने सारे इसमें ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, जैसे फ्री टेक्स्ट सर्च, सर्च विद इन सर्च, केस टाइप, केस ईयर, जज सर्च, ईयर सर्च, स्ट्रेंथ सर्च, बेंच स्ट्रेंथ सर्च, वॉल्यूम सर्च। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसके द्वारा कोई भी पर्सन जाकर इस पोर्टल पर किसी भी जजमेंट को स्टडी कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में स्टडी कर सकता है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2023 के कंप्लीट होते होते इस पोर्टल के लिए जो टोटल 36,000 जजमेंट्स जो थे जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही थे, उनमें से 31,000 जजमेंट्स को अलग अलग भाषाओं में इंडियन लैंग्वेजेज में कन्वर्ट कर लिया गया है, ट्रांसलेट कर लिया गया है, और उसे पोर्टल पर भी डाल दिया गया है। जब ये पोर्टल ठीक तरह से पब्लिश होता है, ये पोर्टल को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मदद से सुप्रीम कोर्ट बना रहा है विद द हेल्प ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो जैसे ही ये बन के रेडी होता है तो एक आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा एक बून साबित होने वाला है। और इसके जो भी वर्डिक्ट्स हैं वो मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट, जो ESCR का वेबसाइट है या मोबाइल ऐप है, सब जगह ये अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया था, बहुत पहले ही बनाया था, तो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के जजमेंट पेज पर भी मिल जाएगा, जजमेंट पोर्टल पर भी मिल जाएगा। एक्चुअली नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आपको केसेस इंस्टीट्यूटेड, पेंडिंग और डिस्पोज्ड, वो सारे तरह के केस देखने को मिलते हैं। तो जो भी जजमेंट हो जाएगा तो वो जजमेंट पोर्टल पर मिलेगा। जजमेंट पोर्टल के अलावा अलावा ये ESCR पोर्टल पर भी आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज इन न्यूज़, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि पिछले 70 सालों से हम
इंग्लिश में ही टोटल जजमेंट देखते आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसका कोई भी हिंदी ट्रांसलेशन हमें नहीं दिया गया है, या फिर मलयालम या तेलुगु या पंजाबी ट्रांसलेशन हमें नहीं दिया गया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने जा रहा है। सो दिस इज़ अ रीज़न फॉर स्माइल फॉर इंडियंस। सो दिस वाज द टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट। On the first day of this year 2024, there is a bad news from Japan. जापान का एक प्रीफेक्चर है इशिकावा। देखो हमारे यहाँ इंडिया में जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को स्टेट्स या फिर यूटी में बांटा गया है, उसी तरह से जापान में प्रीफेक्चर कह के 47 प्रीफेक्चर्स में जापान के टोटल एरिया को बांटा गया है, टोटल टेरिटोरी को बांटा गया है, और उनमें से एक प्रीफेक्चर है इशिकावा। एंड ऑन द 1st January 2024, a series of powerful earthquakes of magnitude 7.6 hits Ishikawa. It tells us clearly कि how disastrous the earthquake is in Ishikawa, क्योंकि रिसेंटली जो अर्थक्वेक चाइना में आया था उसने भी बहुत तबाही मचाई थी वहाँ पर, लेकिन वो 6.6 मैग्नीट्यूड का, मैक्सिमम जो उसमें था वो 6.6 मैग्नीट्यूड का था, और यहाँ 7.6 है, तो ये ज़्यादा डिजास्ट्रस है। और आपको पता है कि जापान में जो घर बनाए जाते हैं वो अर्थक्वेक को बहुत अच्छे से वो लोग ध्यान में रख के बनाते हैं, बिकॉज वर्ल्ड में सबसे अधिक अर्थक्वेक आने वाले कंट्रीज में जापान भी एक टॉप कंट्री माना जाता है ऑन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स पर ईयर। तो पैपुआ न्यू गिनिया के पास भी कुछ कंट्रीज हैं वैसा, तो जापान भी उनमें से एक कंट्री है। और यहाँ पर जो भी घर बनाए जाते हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो लोग होते हैं ना, उनको भी पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है कि किसी भी अर्थक्वेक के सिचुएशन में क्या करना है, प्रॉपर ड्रिल होया हुआ रहता है। लेकिन फिर भी जो डेथ टोल है वो 48 जा रहा है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वरीसम सिचुएशन फॉर जापान एज वेल एज होल ह्यूमैनिटी। इस मैप में आप देख पा रहे हैं, यहाँ रेड पार्ट जो आपको यहाँ दिखाया गया है जापान का, ये है इशिकावा प्रीफेक्चर जहाँ अर्थक्वेक ने हिट किया है। और जापान जो है वो 4 आइलैंड्स से मिलकर बना हुआ एक कंट्री है। एक्चुअली यहाँ 4 आइलैंड्स है, तो इसे कहा जाता है होक्काइडो, और ये है होन्शु जो सबसे बड़ा पार्ट है, जिसका कि एक सिटी कह लें या फिर प्रीफेक्चर कह लें, वो है यहाँ इशिकावा। और ये जो छोटा सा पार्ट है इसे कहा जाता है शिकोकू, और लास्ट में जो एक छोटा सा पार्ट है क्यूशू। एरिया वाइज अगर बात करें तो होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है और शिकोकू सबसे छोटा आइलैंड है जापान के लिए। ओके, अब इसके अलावा एक और जो बहुत ही बड़ा फैक्ट आता है कि आखिर जापान में इतना अधिक अर्थक्वेक क्यों आता है। तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स दिख रहे होंगे। तो ये पैसिफिक प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ आपको दिख रहा है, इसके अलावा यूरेशियन प्लेट। तो आपको दिखेगा यहाँ कि जो प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, नजका प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, उन सब का कन्वर्जेंस आपको यहाँ पर दिखता है। और तब पता चलता है कि ये जो रिंग ऑफ फायर जिसे कहा जाता है, जहाँ पर कि बहुत अधिक वॉल्केनो है और बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक होता है, क्योंकि प्लेट से प्लेट आपस में टकराते रहते हैं। कहीं पर प्लेट सबमर्ज होता है, कहीं पर प्लेट डाइवर्ज हो रहा होता है, कहीं फॉल्ट बन रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का यहाँ ज्योग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलता है। तो उसी कारण से जो भी एंडोजेनिक फोर्सेस यहाँ पर लगते हैं, उसी कारण से यहाँ आपको वोल्केनो इरप्शन और अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रिंग ऑफ फायर में जापान के ऊपर डेंसिटी बहुत ही अधिक बढ़ी हुई है। एंड दैट्स द रीज़न कि जापान में आपको इतने अधिक वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। अक्सर न्यूज़ में ऐसा आता रहता है, बिकॉज पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, या यूँ कह लो अगर आप एंडोजेनिक फोर्स के बारे में कुछ भी पढ़े हैं, ऑब्वियसली आपने पढ़ा ही होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये जानते होंगे कि पैसिफिक प्लेट यहाँ सबमर्ज कर रहा है यूरेशियन प्लेट के भीतर। तो जो भी वॉल्केनिक करप्शन है या फिर अर्थक्वेक है, इसकी घटना अक्सर यहाँ पर होती रहती है। दिस इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ रिंग ऑफ फायर, जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर रिम ऑफ फायर या फिर ग्रिडल ऑफ फायर भी कहा जाता है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। माना जाता है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक्स इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ इट्स लार्जेस्ट अकर विद इन द बेल्ट, तो इसी बेल्ट में होते हैं। पूरे वर्ल्ड के 90% अर्थक्वेक इसी बेल्ट के अलॉन्ग ही होते हैं। बिकॉज आप यहाँ प्लेट मूवमेंट अगर आप देखें तो आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सकता है। और ये जो रिसेंट अर्थक्वेक आया है जापान में, वो 10 किलोमीटर्स बिलो था उसका सेंटर, बिलो द अर्थ था उसका सेंटर। और ये जो रिसेंट अर्थक्वेक था 7.5 या 7.6 मैग्नीट्यूड का, जो जापान के इशिकावा को हिट किया है, वो उसका सेंटर 10 किलोमीटर्स बिलो द अर्थ था।
एंड आफ्टर द अर्थक्वेक एक वार्निंग भी इशू किया गया था सुनामी को लेकर के। एंड एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड बाय जापान्स मेट्रोलॉजिकल एजेंसी JMA। सो इससे रिलेटेड और भी हो सकता है न्यूज़ हमें फ्यूचर में देखना पड़े, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा कि जापान के कितने आइलैंड हैं, आइलैंड में प्रीफेक्चर क्या होता है। इशिकावा प्रीफेक्चर में ये आया था और इशिकावा प्रीफेक्चर बिलोंग करता है होंशु आइलैंड से। इतनी बातें आपको पता रहनी चाहिए। रिसेंटली पार्लियामेंट ने 3 हिस्टोरिक बिल्स पास किए हैं। ये 3 बिल्स हैं भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य बिल 2023। और ये तीनों हिस्टोरिक इसलिए हैं क्योंकि जैसे भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 है, ये लाया गया है इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करते हुए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि इसे लाया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को रिप्लेस कर। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस कर लाया गया है भारतीय साक्ष्य बिल 2023। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिस्टोरिक। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूज पहले मैं बता दूं, फिर इन तीनों बिल्स पर मैं आऊँगा। तो देखो, हाल ही में कंट्री वाइड ट्रकर्स ने हड़ताल कर दिया था, पूरे स्ट्राइक कर दिया था, तो गवर्नमेंट को उनसे बात करनी पड़ी। तो गवर्नमेंट ने उन्हें श्योर किया है कि कोई भी रेगुलेशन लागू करने से पहले, जो भी एक्ट है उसे लागू करने से पहले गवर्नमेंट एक बार उनके यूनियन से, उनके ट्रेड यूनियन से बात करने के बाद ही उसे लागू करेगी। एंड आफ्टर सच एश्योरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, ट्रक ड्राइवर्स ने अपना स्ट्राइक ऑफ किया था। तो एक्चुअली क्या था कि भारतीय न्याय संहिता जो रिसेंटली पास हुआ था पार्लियामेंट से, उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे किए गए हैं जो ड्राइवर्स के अगेंस्ट जाते हैं। ऐसा कुछ प्रोविजन है कि अगर ड्राइवर के केयरलेसनेस के कारण और रैश के कारण यानी जल्दबाजी के कारण अगर किसी की जान चली जाती है एक्सीडेंट में, तो ड्राइवर को 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट और 7 लाख रुपीज़ तक का फाइन चार्ज किया जा सकता है। तो ड्राइवर्स का कहना था कि हम जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करते हैं, कभी कभी एक्सीडेंट हो जाती है। सो इसी बात को लेकर के ड्राइवर्स ने अपना हड़ताल कर रखा था। तो देखना है हमें कि बीएनएस में आखिर है क्या ऐसा प्रोविजन। बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस में दो कैटेगराइजेशन किया गया है। ठीक है, काउजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, आपके लापरवाही के कारण अगर किसी तीसरे की जान चली जाती है तो उसमें दो कैटेगरी है और दोनों में सजा का प्रावधान अलग अलग है। फर्स्ट कैटेगरी वैसे सिचुएशन को एड्रेस करता है जहां किसी के रैश, किसी भी ड्राइवर के जल्दबाजी और लापरवाही के कारण किसी की जान चली जाती है, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड नहीं समझा जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड यानी कि गैर इरादतन हत्या नहीं समझी जाएगी। देखिए, गैर इरादतन हत्या क्या होती है? अगर आपने सपोज आपने किसी सैंडविच में रैट किलर पॉइजन रख कर अपने घर में रख दिया है और आपके घर में रात में कोई चोर कहीं से घुस आता है और वो भूखा हो शायद, तो वो जो सैंडविच रखा हुआ था कहीं पर, वो माउस के लिए था, आपने चूहे मारने के लिए वो रखे थे, लेकिन वो चोर वो पूरे अच्छे से खा पी करके वो खुद ही मर जाता है। तो इसमें आपके ऊपर क्या होगा, तो आप यहाँ पर आपके ऊपर चार्ज क्या बनेगा? तो आपने गैर इरादतन हत्या किया है, यानी कि आपका इरादा नहीं था उसे मारने का, कहीं से भी आपका इरादा नहीं था उसे मारने का, वो मारा गया। वो एक सर्कमस्टांसेस था, वो एक एक्सीडेंट ही कह लीजिए। वहाँ सैंडविच रखने वाला दोषी नहीं माना जाएगा, लेकिन वो केस अलग है। और गाड़ी को जल्दबाजी या फिर लापरवाही से चलाने वाला केस अलग है। अगर किसी के जल्दबाजी या लापरवाही के कारण उसके गाड़ी से टकराकर कोई तीसरा मारा जाता है, तो फिर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर के ऊपर केस बनेगा और वहाँ कल्पेबल होमिसाइड की बात नहीं आएगी। वहाँ जो भी ड्राइवर होगा उसके ऊपर केस बनेगा और उसे सज़ा मिलेगा। और सज़ा क्या मिलेगा? तो इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट, और कुछ फ़ाइन भी उसे देने होंगे। ठीक है, अगर वो एक्सीडेंट करता है और एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ रुक जाता है, सबको ठीक से सूचित करता है, सबको इन्फॉर्मेशन देता है आसपास के थाने को, और उसे बचाने की कोशिश करता है जिसको उसने हिट किया है या जो उसके गाड़ी से आकर हिट हुआ है, तो फिर ये सिचुएशन में ये प्रोविज़न है कि इम्प्रिजनमेंट 5 ईयर्स तक का या फिर एक फ़ाइन मिल उसे देने होंगे। और सेकंड कैटेगरी ये है कि अगर उसके गाड़ी से किसी की डेथ हो गई है और जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, उसके जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण अगर किसी की डेथ हो गई है, तो यहाँ भी कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। और अगर वो वहाँ से भाग जाता है, एस्केप करता है, हिट एंड रन करता है, तो फिर उसे 10 साल तक के लिए इम्प्रिजनमेंट और फाइन लगेगा ₹7 लाख का।
तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी रकम है। क्वेश्चन अराइज, व्हाट वाज द हिट एंड रन लॉ बिफोर? पहले ऐसा कौन सा लॉ था? तो पहले इस तरह के सिचुएशन को आईपीसी के सेक्शन 304 ए के अंडर डील किया जाता था, जिसमें कि किसी का भी अगर डेथ हो जाए एक्सीडेंट से, तो ड्राइवर को वहाँ पर मैक्सिमम 2 इयर्स जेल या फिर एक फ़ाइन ही भरना होता था। तो अचानक से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, इसलिए ड्राइवर्स को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखो आप ऐसे समझो इसे, पहले गाड़ियाँ बहुत कम होती थी, अब गाड़ी बहुत अधिक है। और इसके अलावा पहले जो था, पहले जो फ़ाइन अगर 1 लाख भी था तो 1 लाख का उस समय, उस ज़माने में बहुत वैल्यू हुआ करता था। अगर इन्फ्लेशन से देखो तो आज की डेट में 7 लाख भी उतना वैल्यू नहीं रखता है जितना आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपीज़ रखता था। सो यहाँ हम देख सकते हैं इन बातों को। इसके अलावा देखो एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, इंडिया इंडिया में ना गाड़ी बहुत ही कम खरीदी जाती है। अगर आप कंपेयर करें चाइना से, यूएसए से, इन सब कंट्री से जब आप कंपेयर करेंगे ना, तो इंडिया में गाड़ियाँ बहुत कम बिकती हैं। लेकिन अगर आप एक्सीडेंट टोल को देखेंगे, एक्सीडेंट नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स देखेंगे, तो उसमें इंडिया सबसे टॉप पोजीशन पर आता है। तो कहीं न कहीं हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन में है, उसमें बहुत बड़ा लैकिंग है, बहुत बड़ा उसमें लैग है, तो हमें उसे ठीक करना होगा। हमारे यहाँ फ़ाइन बहुत कम है, हेलमेट वगैरह की भी बात करो तो यहाँ फ़ाइन उतने अधिक नहीं है। आप अगर यूएई की बात कर लो, सऊदी की बात कर लो, तो वहाँ पर अगर सीट बेल्ट नहीं रहता है तो ऐसा मैंने सुना है, मेरे पास कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन किसी बहुत ही जो एक उस तरह के पर्सन कभी पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि वहाँ अगर सीट बेल्ट कोई ना लगाए ना, तो 5 लाख, 10 लाख दिनार का फ़ाइन लगता है। तो लोग वहाँ भूल के भी किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं करते हैं। सो रूल्स एंड रेगुलेशन में स्ट्रिक्टनेस तो आना बहुत ही ज़रूरी था। सो दैट वाज़ द टॉपिक अबाउट न्यू हिट एंड रन लॉ। India Italy Migration and Mobility Agreement. Recently, the Union Cabinet granted ex post facto approval to the Migration and Mobility Agreement between India and Italy. एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल क्या होता है? देखो, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है, कोई भी ऐसा वर्क जो कंप्लीट हो जाने के बाद उसे किसी तरह का अप्रूवल दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। सो वी कैन सी आफ्टर G20 समिट जो इंडिया में हुआ था, उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि इटली इंडिया के बहुत करीब आ रहा है। सबसे पहले तो वो चाइना के बीआरआई से बाहर हो गया, और ये जो एग्रीमेंट है, इंडिया इटली माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल एग्रीमेंट है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स, बिजनेस पर्सन्स एंड यंग प्रोफेशनल्स जो इंडिया से इटली जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है ये एग्रीमेंट। And beyond that, it is set to strengthen cooperation on issues related to irregular migration. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जो इटालियन गवर्नमेंट होता है वो एक एनुअल फ्लो डिक्री कोई ऑर्डर रिलीज करती है, वो एनुअल रिलीज होता है, जिसमें वो सेट करती है कि कितने नॉन ईयू मेंबर जो भी यूरोपियन सिटीजन्स हैं, उसके अलावा कितने नॉन यूरोपियन सिटीजन्स इटली आ सकते हैं फॉर वर्क एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह लीजिए या फिर वर्क करने के लिए कितने लोग इटली में एंटर कर सकते हैं, वहाँ आकर काम कर सकते हैं, वो हर साल इटालियन गवर्नमेंट एक फ्लो डिक्री में अनाउंस करती है। और ये यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें रिजर्व्ड कोटाज फॉर वर्कर्स सेट किया गया है कि जो इंडियन वर्कर्स इटली जाएंगे उनके लिए एक ठीक ठाक कोटा हर साल निकाल दिया जाए कि इतने इंडियन उसमें फिक्स रहेंगे। जैसे कि यूरोपियन सिटीजन्स के लिए फिक्स होता है कि मान लो कि अगर 3 लाख सिटीजन्स को वो अपने अंदर ले सकता है, इटली अपने कंट्री के अंदर ले सकता है कि इतने लोग आकर काम कर सकते हैं। उनको हम सिटीजनशिप नहीं देंगे, काम कर सकते हैं। तो हो सकता है 3 लाख में 2.5 लाख पहले से ही तय हो कि ये तो हमारे यूरोपियन सिटीजन्स ही होंगे, और 0.5 लाख यानी कि 50,000 लोग ही सिर्फ नॉन यूरोपियन होने चाहिए। तो हो सकता है कि उसमें से अब ये हमारा कोटा फिक्स हो, वो अभी तय नहीं है कि कितना फिक्स है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में कि इसमें तय हो कि 50,000 में 10,000 या कह लो 5,000 ये फिक्स हो कि नहीं, ये सिर्फ इंडियन ही होंगे। इसके अलावा जो इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं स्टडी के लिए, या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट एकेडमिक या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो उनको टेम्पररी रेसिडेंस में बहुत दिक्कतें आती हैं, उनको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आती है। तो इस एग्रीमेंट में उस बात पर भी क्लियरेंस किया गया है कि उनको 12 मंथ तक का रेसिडेंस मिलने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना आए, लीगल प्रॉब्लम नहीं आए। अब पैसे होंगे जिस स्टूडेंट के पास, ऑब्वियसली उन्हीं को रेंट पर कोई मकान मिलेगा, लेकिन लीगली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस एग्रीमेंट के बाद। इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 ईयर्स के लिए, और 5 ईयर्स के बाद अगर इसे टर्मिनेट नहीं किया गया तो ये ऑटोमेटिकली रिन्यू भी हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए।
ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप होगा, दोनों कंट्रीज के मेंबर्स उसमें होंगे, यानी कि इटली और इंडिया दोनों के मेंबर्स होंगे। एंड दिस ग्रुप विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ओवरसी इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लें या फिर पीरियोडिकली इसको इवेल्युएट करने की बात आई कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के पास होगा। इन एडिशन टू ऑल दीज फैक्ट्स देयर आर सम इनिशिएटिव्स विच इंडिया एंड इटली हैज़ टेकन जॉइंटली। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ब्लू रमन प्रोजेक्ट। I think these topics are very important for our examinations, and this was the topic. I hope you liked it. रिसेंटली वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमिस्ट्स ने अपना ये ओपिनियन दिया है कि नेक्स्ट ईयर यूरोजोन इकोनॉमी मोडेस्ट ग्रोथ दिखा सकता है, यानी कि बहुत अधिक ग्रोथ हमें वहाँ देखने को नहीं मिलना है उनके इकोनॉमी में। हालांकि जो यूरोजोन के कंट्रीज हैं उन्होंने इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में अपने देश के वेजेज को बहुत अधिक बढ़ाया है, अपने सैलरी बहुत बढ़ाए हैं वहाँ पर उन कंट्रीज में, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ है वो मॉडेस्ट ही रहने वाला है। सो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यूरोजोन आखिर है क्या। तो देखो, यूरोजोन एक जियोग्राफिक और इकोनॉमिक रीजन को डिनोट करता है। यूरोपियन यूनियन आप सबको पता है, तो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में वैसे कंट्रीज जिन्होंने नेशनल करेंसी के रूप में यूरो को इनकॉर्पोरेट कर लिया है, उन कंट्रीज को यूरोजोन का मेंबर कहा जाता है। एज ऑफ जनवरी 2023 द यूरोजोन कंसिस्ट्स ऑफ 20 कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, जिनके नाम यहाँ आपको दिए गए हैं: ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, साइप्रस, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, पोर्टुगल, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया एंड स्पेन। तो ये 20 कंट्रीज हैं जो यूरो जोन में माने जाते हैं। ब्रिटेन के एग्जिट यानी कि ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्रीज हैं, तो इसमें से केवल 20 ही यूरो जोन में आते हैं। 7 कंट्रीज के पास इनका अपना करेंसी है और इनका अपना फिनेंशियल इंडिपेंडेंस अभी तक है। इन्होंने यूरो जोन को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। यूरो जोन को ज्वाइन करने के लिए किसी भी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, जिस क्राइटेरिया को अभी कहा जाता है कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर कोई भी कंट्री ज्वाइन करना चाहे यूरो जोन, तो उन्हें सबसे पहले अपने देश में प्राइस स्टेबिलिटी लाना होगा, साउंड पब्लिक फिनेंसेस पहले बनाना होगा अपना, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी उनको मेंटेन करना होगा, तभी जाकर वो यूरो जोन में इंक्लूड किए जा सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया के अंतर्गत जितने भी ये कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस का अगर लीगल ओरिजिन आप देखना चाहें तो ये है मास्ट्रिच ट्रीटी, जो कि 1992 में साइन हुआ था। और इन क्राइटेरिया को, ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को समटाइम्स मास्ट्रिच क्राइटेरिया भी कहा जाता है। एंड अमॉन्ग दोज 27 मेंबर्स ऑफ ईयू, दैट मीन्स यूरोपियन यूनियन, कोई भी मेंबर जिसने कि वो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है, तो उसे यूरो को अडॉप्ट करना ही होता है और यूरो जोन को ज्वाइन करना ही होता है, जैसे ही वो उसे फुलफिल करते हैं या फिर रेडी होते हैं अब इसे ज्वाइन करने को। और ऐसा कोई ट्रीटी नहीं बना हुआ है, ऐसा कुछ कोई टाइमलाइन नहीं है, टाइम टेबल नहीं है कि कब उन्हें ज्वाइन करना है, लेकिन एक बार क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो वे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कौन डिसाइड करेगा कि क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है या नहीं? तो याद रखना, यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक ज्वाइंटली इस बात को डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये कंट्री अब ज्वाइन कर सकता है यूरो जोन को या नहीं कर सकता है। ये डिसाइड करने का पावर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कमीशन एंड ईसीबी को ज्वाइंटली है। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अगर आप बात यूरो जोन की करते हैं, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक बहुत ही पावरफुल बॉडी है, क्योंकि यूरो जोन में जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होगा उसे सेट करने का सोल पावर यूरोपियन सेंट्रल बैंक को है। यही समझ लो कि उस कंट्री का उतना कुछ नहीं चलेगा जितना ये बैंक का चलेगा उस कंट्री के भीतर। तो आप समझ सकते हैं ये कितना पावरफुल हो जाता है। एक नहीं, दो नहीं, अभी 20 कंट्रीज के ऊपर इसका सेट किया हुआ मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है। ECB exercises the sole authority to decide the printing and minting of euro notes and coins। अब समझ के देखो कि 20 कंट्रीज हैं, उनके देश में यूरो नोट्स चल रहे हैं, यूरो कॉइन्स चल रहा है, लेकिन वो कंट्री खुद से अपना वो मिंटिंग नहीं कर रहा है, अपना खुद से उसका प्रिंटिंग नहीं कर रहा है। वो प्रिंटिंग कौन कर रहा है? तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक किस तरह से उन कंट्रीज के ऊपर अपना कंट्रोल रखता है, फिनेंशियली कितना बड़ा पावर है उसके पास। इट ऑल्सो डिसाइड्स द इंटरेस्ट रेट्स फॉर द यूरो जोन। और बात करें कि इसे चलाता कौन है,
तो इसका एक हेड होता है, इसे हेड करते हैं एक प्रेसिडेंट एंड अ बोर्ड कंप्राइजिंग द हेड्स ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग नेशंस। सो दिस वाज अबाउट यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड यूरोजोन। तमिलनाडु के मेघमलाई में सिचुएटेड ट्रिस्टीन हिल्स में सिल्वर लाइन बटरफ्लाइज के एक न्यू स्पेसीज को डिस्कवर किया गया है, जिसे नाम दिया गया है सिगराइटिस मेघमलानेसिस। दिस इज ए न्यू स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाई डिस्कवरी है जो वेस्टर्न घाट से किया गया है। ऐसा डिस्कवरी आज से 33 इयर्स एगो ही हुआ था वेस्टर्न घाट से। और रिसर्चर्स ने 2018 में ही पेरियार, जो कि इदुक्की में है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, तो पेरियार के एलिवेशंस पर सिगरेटिस जेनस का एक डिस्टिंक्ट फीचर वाला स्पेसीज को उसने नोटिफाई किया था रिसर्चर्स ने। लेकिन अब जाके 2023 में इसका फुल डिस्कवरी हो जाने के बाद, कंप्लीट डिस्कवरी हो जाने के बाद, ये पता चला है कि इट इज़ कन्फाइंड टू द मेघमलाइज एंड द एडजॉइनिंग पेरियार टाइगर रिजर्व। और आप देख सकते हैं सिगरेटिस मेघमेलानेसिस को, और इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स यहाँ आपको दिए गए हैं एंड सम फैक्ट्स अबाउट पेरियार टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में हमने किया है। अगर आप पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वहाँ मिल जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। नाउ इन ग्लोबल न्यूज, साउथ अफ्रीका फाइल्स जीनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ साउथ अफ्रीका ने गाजा के लोगों के साथ सिंपैथी दिखाते हुए इजराइल के ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि इजराइल ने 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन का वायलेशन किया है। सो सबसे पहले देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये यूएनओ का एक इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ऑर्गन है, जिसे जून 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। फ्रेंच एंड इंग्लिश आर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 की बात करें तो जीनोसाइड को यहाँ डिफाइन किया गया था, और ऐसा एक करार किया गया था सारे यूएनओ मेंबर्स में कि कोई भी इस तरह का जीनोसाइड को कहीं से भी प्रेफरेंस नहीं देगा। जिसमें कि जीनोसाइड को क्या कहा गया था, तो किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो इस तरह से कई सारे इसके डेफिनेशंस यहाँ पर दिए गए हैं। सो दिस वाज इन न्यूज। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि किस कंट्री ने ये केस फाइल किया है। ऐसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी सामने से गुजर रहा था तो मैंने सोचा आपको ये बताता चलूँ। रिसेंटली हमने वर्ली पेंटिंग के बारे में पढ़ा था और वर्ली ट्राइब के भी बारे में जाना था, दैट दे आर महाराष्ट्राज इंडिजिनस ट्राइब्स एंड दे आर टीचिंग अ लेसन अबाउट पीसफुल को एग्जिस्टेंस विथ लियोपार्ड्स। ये सड़क पर आकर लोगों को लियोपार्ड्स को लेकर के कुछ अवेयरनेस फैला रहे हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेरी गुड न्यूज़। तो वर्ली ट्राइब्स के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। हालांकि हमने वर्ली पेंटिंग्स को जब पढ़ा था तो उसमें वर्ली ट्राइब को भी वहाँ डिस्क्राइब किया था। ये गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ओके। वर्ला मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। लैंग्वेज क्या बोलते हैं, तो वर्ली, वर्ली उनका लैंग्वेज है, इंडो आर्यन लैंग्वेज।